हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्विक स्टडी ग्रुप चैनल। तो आज मैं एनसीईआरटी का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ग्रुप डी में ये नोटिफिकेशन में बोला गया था कि उसके एग्ज़ाम में सिर्फ एनसीईआरटी का 10th क्लास का बुक से ही क्वेश्चन आंसर आएगा। इसलिए अब आज से मतलब न्यू क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें एनसीईआरटी का भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और सारे चैप्टर्स का। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो सारा क्वेश्चन को आपको इस तरह से वीडियो के थ्रू दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अधातु को नॉन मेटल भी कहते हैं, एक अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो कौन सा एक अधातु है जो कि वो अधातु होता भी है लेकिन चमकीला भी होता है? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि धातु का प्रॉपर्टी क्या होता है कि धातु चमकीला होता है। अधातु कोई भी अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अधातु में एक अधातु है जो कि चमकीला भी होता है। तो कौन है वो? आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन जो है उसको हैलोजन तत्व भी बोलते हैं, और इस हैलोजन तत्व पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप में है? तो ये ग्रुप नंबर 17 में है, जिसको हैलोजन तत्व बोलते हैं। तो इसका याद रखना है कि आयोडीन क्या है? अधातु है, लेकिन ये क्या है? चमकीला होता है। और बाकी जितने भी अधातु हैं वो चमकीला नहीं होते हैं, सिर्फ ये एक्सेप्शन है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको हैलोजन के कैटेगरी में रखा गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक अधातु का नाम लिखिए जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो विद्युत का सुचालक का नाम लिखना है जो कि एक अधातु है। तो अधातु कौन सा होगा? तो ग्रेफाइट अधातु है। वैसे जितना भी धातु होता है, धातु का प्रॉपर्टी होता है कि वो चमकीला और विद्युत का सुचालक होगा। जैसे कि तांबा हुआ, वो धातु है, ठीक है, तो वो विद्युत का सुचालक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन वो है क्या? वो अधातु में आता है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो आजकल एग्ज़ाम में इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सेप्शन वाला ही। ठीक है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो सारा क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए एक्सेप्शन पूछा जाता है। तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक ऐसा धातु का नाम लिखिए, यह बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? पारा। और अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो ये कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा अधातु? तो ब्रोमीन होगा। इसके बाद है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होगा? तो अल्मुनियम ऑक्साइड। ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnO। और उभयधर्मी अल्मुनियम ऑक्साइड को Al2O3 बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। तो उस टाइप का ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन में क्या था कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण पूछा गया था। तो क्या होता? अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे धातु ऑक्साइड का नाम बताना है जो अम्ल और क्षारक दोनों से प्रतिक्रिया करता है और क्या प्रदान देता है? तो करता है तो लवण तथा जल प्रदान करता है। तो उस टाइप का अभिक्रिया को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसमें क्वेश्चन को और दूसरा तरीका से कैसे पूछ सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के साथ जब अम्ल तथा क्षारक का प्रतिक्रिया किया जाता है या अभिक्रिया करवाया जाता है तो उसमें क्या प्रदान किया जाता है, मतलब क्या मिलता है उसमें? रिएक्शन करवाने से उसमें क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो लवण तथा जल बनता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार के साथ अगर उभयधर्मी ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? तो लवण तथा जल मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन है अल्मुनियम, Al को अल्मुनियम कहते हैं। अल्मुनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अल्मुनियम पर अगर मोटे ऑक्साइड का परत जो बनाते हैं उसको एनोडाइजेशन बोलते हैं, हिंदी में एनोडीकरण कहते हैं।
ठीक है। तो जिसका भी घर में जो विंडो है वहाँ पे अगर एल्युमिनियम का वो कांच का जो लेयर लगा हुआ रहता है तो वो किसका बना हुआ होता है? एल्युमिनियम का। अगर उसमें एल्युमिनियम का पेंटिंग नहीं किया जाएगा तो वो जंग लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें एनोडाइज किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे धातु को गलाने में क्षति पहुंचाने में समर्थ है। ठीक है, तो गोल्ड और प्लेटिनम को अगर हम लोग गलाएंगे या पिघलाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? तो अम्लगाज कहते हैं। अम्लगाज, तो अम्लगाज जो है, अम्लगाज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि उसको HCl कहते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, अम्लगाज किससे मिलकर बना है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HCl और HNO3 भी याद रखना है। ठीक है, अम्लगाज का अनुपात रेशियो पूछा जाता है कि इसका रेशियो किस S2 में मिलाया जाता है? तो 3:1, 3 HCl मिलाया जाता है और 1 HNO3। अम्लगाज बनाने के लिए 3:1 का रेशियो डाला जाता है। और सोना को पिघलाने के लिए अम्लगाज विधि द्वारा ही उसको पिघलाया जा सकता है। इसके बाद है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को क्या कहते हैं? तो धातु से अधातु, धातु से कहाँ में? तो अधातु में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो उसके यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं, यानी कि विद्युत संयोजी यौगिक। उदाहरण में अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। एक ऐसे आयनिक यौगिक का नाम लिखें जिनका गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो गलनांक और क्वथनांक किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड में, इसको अनबुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है और की मात्रा में कितना होता है? तो 2850। गलनांक और क्वथनांक जो है वो कितना होता है? 2850 होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। इसके बाद है धातुओं में सबसे कम अभिक्रियाशील जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन करता है? तो सोना। फर्स्ट नंबर में अगर बोला जाएगा तो सोना होगा। उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन करता है? सबसे कम जो है सोना कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। उससे ऊपर बोलेंगे तो चांदी। चांदी जो है वो कुछ कुछ धातु के साथ रिएक्शन करता है, नहीं तो वो भी रिएक्शन नहीं करता है। इसके बाद है तांबा। तांबा भी अन्य धातु के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा का अयस्क का नाम क्या है? तो सिनेबार। कोई भी धातु हो या अधातु, उसका अगर अयस्क है तो उसको भी याद रखना है क्योंकि अयस्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रेल पटरियों को जोड़ने के लिए किस प्रकार का प्रकर का इस्तेमाल किया जाता है? तो थर्मीटे प्रकम। किस टाइप का प्रकम का इस्तेमाल किया जाता है? तो थर्मीटे प्रकम का, थर्मिट एक्टिविटी का यूज़ करते हैं रेल पटरियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो कौन सा प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है? तो थर्मिट एक्टिविटी। लोक इस्पात में जंग से सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो यश दलेपन, ग्रेविटाइजेशन। इसके बाद शुद्ध सोना का मात्रा कितना होता है? तो 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट सोने का मतलब क्या है कि 22 भाग शुद्ध सोना है और 2 भाग तांबा या चांदी कुछ भी मिला हुआ होता है। यदि कोई एक धातु पारा है तो उसकी मिश्र धातु क्या कहते हैं? अम्लगम। ठीक है, तो अगर कोई एक धातु पारा होगा तो उसके मिश्र धातु को क्या बोलेंगे? अम्लगम कहते हैं।